भेदभाव से उठें, अपने डेवलपमेंट के, अपने एजुकेशन की बात करें। ओवरऑल जो रिसर्च की फंडिंग है वो कम कर दी गई है। तो हमें अपना एक फ्रेम बनाना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि हमारा पीएम कैसा हो। कब तक आखिर धर्म के नाम पर ही आप वोट मांगते रहेंगे? आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कोई चीज हुई नहीं है। जैसा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है इंडिया के लिए कि जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना बेरोजगार घूम रहा है। राम मंदिर इन लोगों ने बना ही दिया है, तो राम मंदिर तो बचा नहीं इनके लिए। उसके बाद में इनका जो 15 लाख थे वो भी इनके तकरीबन सबके अकाउंट में आके वो भी बचे नहीं है। गंगा साफ योजना का जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट चलाया था वो भी इनका तकरीबन खत्म हो चुका है। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर जाकर आपको ये बता रहे हैं कि जनता का मिजाज क्या है, वो इस बार लोकसभा के 2024 के इलेक्शन में क्या सोच रहे हैं, क्या हैं उनके मुद्दे जिन पर वो वोट करने जा रहे हैं। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2024 का ये इलेक्शन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है ये डू एंड डाई का इलेक्शन है। विपक्ष का ये भी कहना है कि अगर इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो लोकतंत्र और संविधान तो खतरे में है ही, और वो रशिया का एग्जाम्पल देकर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा हो सकता है चुनाव हो ही ना। हम इस वक्त अलीगढ़ में मौजूद हैं। अलीगढ़ जितना तालों के लिए मशहूर है उससे कहीं ज्यादा वो एक शिक्षा का केंद्र है। यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में अपने तालीमी मयार के लिए जानी जाती है। यहाँ से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, तमाम जो इस तरह के तमाम पद हैं वो यहाँ से गए हैं। तमाम बड़े बड़े प्रोफेसर से लेकर तमाम लोग जो अभी देश का भविष्य बना रहे हैं वो तमाम लोग यहीं से, इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट रहे हैं। और हमने सोचा कि क्यों ना उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आकर छात्रों से बात की जाए, क्योंकि छात्र इस देश का भविष्य हैं। जो देश का भविष्य है वो अपने देश के भविष्य के लिए आखिर क्या सोच रहा है, उनके जहन में क्या है वो सवाल, कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर वो बात करना चाहते हैं। अभी यहाँ पर जहां मैं मौजूद हूं, मेरे पास में ही मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी है जहां पर दिन रात छात्र वहां पर बैठकर मेहनत मशक्कत करते हैं, अपने पेपर्स के लिए तैयारी करते हैं। वो पेपर्स जो अक्सर लीक हो जाते हैं इस गवर्नमेंट में। और उसी के पास में ही यहाँ पर ये एक जगह है, मेरे पीछे आप कैंटीन देख रहे हैं। कैंटीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दरअसल वो एक तरह से अड्डा माना जाता है जहाँ पर विचारों का आदान प्रदान होता है, जहाँ पर कुछ फ्री वक्त बिताते हैं छात्र और अपने फ्यूचर के बारे में, अपने विचारों के बारे में आदान प्रदान करते हैं। और तमाम जगहों पर जो चाय के अड्डे हुआ करते हैं वो इसी तरह का केंद्र होते हैं। मैंने कुछ छात्रों को से रिक्वेस्ट की कि वो मेरे कार्यक्रम का हिस्सा बने और मुझे बताएं कि आखिर वो इस बार लोकसभा के 2024 के इस चुनाव में क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मुद्दे और किन मुद्दों पर वो फोकस कर रहे हैं। इससे पहले मैं छात्रों के पास जाऊं, आपको पता ही होगा कि अभी सोमवार के दिन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। अमरोहा में जब वो थे तब वो मोहम्मद शमी को भाई बता रहे थे। उसके अगले दिन आपको पता है कि उन्होंने पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को ही घुसपैठिया करार दे दिया था। और उसके साथ साथ जिस तरह की बातें उन्होंने कही कि एक तरह से ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों को बताया। फिर वो अगले दिन जब अलीगढ़ आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पहले दंगे हुआ करते थे और लोग फोन करके यहाँ पर आते थे कि भाई आए यहाँ पर अपनी शादियां कर पाए या नहीं। और उसके साथ साथ हज सब्सिडी की भी उन्होंने बात की। तो कभी इधर कभी उधर हमारे प्रधानमंत्री कुछ ऐसे ही होते हुए नजर आ रहे हैं। और 102 सीटों पर जो पहले चरण में चुनाव हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री के बयान है दरअसल वो एग्जिट पोल हैं, क्योंकि जब जब वो घबराते हैं तब तब वो हिंदू मुस्लिम का मुखौटा पहनकर सामने आते हैं। और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुशाहिद अली जी मुशाहिद, आप मुझे बताइए कि आप पहले तो किस सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहा हूँ, कॉमर्स से। तो यानी कि काफी वक्त आपने यहाँ पर बिताया है। क्या सोच रहे हैं इस बार आप इस लोकसभा के चुनाव में? और प्रधानमंत्री का जो बयान है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है मोटे तौर पर मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव के? नहीं, सबसे पहले तो किसी पार्टी का ना फेवर ना किसी का अगेंस्ट। हम ये कहना चाहेंगे क्योंकि एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में हम खड़े हुए हैं और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम वोटर्स और जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि मुद्दे जो होने चाहिए वो डेवलपमेंट के होने चाहिए, एजुकेशन पे होने चाहिए और रोजगार के होने चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ या मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो यहाँ पे स्टैंडिंग है पीएचडी करके पकोड़े तलेंगे। तो मुद्दे जो होने चाहिए रोजगार और विकास पे होने चाहिए।
एक दूसरी बात ये कि आप अगर देखें कि देश जा किधर रहा है, हम जैसे जो यंग जनरेशन है आपस में भी एक भेदभाव की राजनीति को फेस कर रहे हैं और उसमें ही लग गए हैं, ना कि अपने ऊपर अपने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि अपनी तरक्की की बात कर रहे हैं, ना कि अपनी नौकरियों की बात कर रहे हैं। हम सब भेदभाव में लगे हुए हैं। भाई बेशक आके आपको कोई गुमराह कर दे तो आप लोग गुमराह हो क्यों रहे हैं? पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि गुमराह होने के अलावा हमें ये चाहिए कि हम अपने बात को रखें, रिप्रेजेंट करें, लोगों से मतलब लोगों से नहीं, अपना लीडर ऐसा चुने जो कि हम लोगों के ऊपर काम कर सके, जो कि ना कि भेदभाव करे। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मानव एक स्कॉलरशिप होती है रिसर्च स्कॉलर्स की, वो बंद कर दी गई और सिर्फ इस आधार पर बंद कर दी गई क्योंकि वो माइनॉरिटीज को मिलती है। और उसका एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा दिया गया कि वो डबलिंग करती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से, जो कि सालाना मिलती है। मानव हमारी हर महीने की स्कॉलरशिप होती है और जो सिर्फ स्कॉलर्स को मिलती है। और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है मतलब पीएचडी से पहले और मास्टर्स लेवल तक या ग्रेजुएट लेवल पे उन लोगों को मिलती है। तो ये भेदभाव हो रहा है, आप इसे समझिए, इसे समझने की जरूरत है कि मतलब भेदभाव से उठें, अपने डेवलपमेंट के, अपने एजुकेशन की बात करें। ओवरऑल जो रिसर्च की फंडिंग है वो कम कर दी गई है। तो हमें अपना एक फ्रेम बनाना चाहिए, उसमें देखना चाहिए कि हमारा पीएम कैसा हो। अगर 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री को हिंदू मुसलमान पर अगर बात करनी पड़े या फिर वो एक जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है अगर वो उसको कोसते हुए नजर आए या उनके मैनिफेस्टो को गलत तरीके से प्रेजेंट करते हुए नजर आए, तो आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, उन्हें कोसने की या उन्हें गलत मैनिफेस्टो रिप्रेजेंट करने की जरूरत जो भी पड़ रही है वो तो उनके आपस के मुद्दे हैं। मेन मसला क्या है कि हमें समझना चाहिए कि कौन फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा मैंने बताया, हमें एक पीएम का फ्रेम बनाना चाहिए। भाई आईएएस आईपीएस का टेस्ट हम ही लोगों में से उठ के देते हैं और जो कि हिंदुस्तान का सबसे मुश्किल टेस्टों में से एक है, और उसे रेगुलेट करने वाला एक पीएम वो जाहिल हो, तो वो चीज एक गलत है ना। तो हमें एक अपना पीएम का फ्रेम बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि उसमें जाके कौन सेट बैठेगा, हमारी रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करेगा। तो बात उस पर होनी चाहिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सैयद जैन काजिम है। आई एम अ रिसर्च स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। आई एम अ जूनियर स्कॉलर राइट नाउ। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार, क्योंकि आपने देखा होगा कि इससे पहले 10 साल पहले यानी कि 2014 से पहले जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते थे तो हम यहाँ से निकले हुए उन लोगों की, उन चेहरों की बात करते थे जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। हम उन छात्रों की बात करते थे जो नाम कमा रहे हैं। हम उन छात्रों के बेहतर मुस्तकबिल के बारे में बात करते थे और एक ऐसे इदारे के बारे में बात करते थे जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपने जो मयार है, तालीम मयार, उसके लिए जाना जाता है। क्या आपको लगता है 2014 के बाद ये छवि बदली है? क्योंकि हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है जिससे यूनिवर्सिटी की छवि खराब होती है, यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की छवि खराब होती है और कहीं ना कहीं इसको एक ऐसा केंद्र बना दिया गया है जहां लगता है कि पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँ। उसके बाद मतलब टोटल 3 इंस्टीट्यूट्स और स्टेट्स में मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। और जो डिफरेंस मुझे फील होता है डिफरेंट जगह रहने के बाद, तो ये बात सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक पर्टिकुलर टैग दिया जाता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ नॉनसेंस बनाने की कोशिश की जाती है, जो शायद बीएचयू के लिए नहीं होता है। अलीगढ़ हम लोग के स्टूडेंट्स में करंटली आई एम एनरोल्ड हियर। यहाँ के लिए हमारा मेन एजेंडा, मेन इशू किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो सतीश गौतम को वोट देने वाला कोई स्टूडेंट या कोई इंसान या अलीगढ़ का लोकल हो या चौधरी साहब को वोट देने वाला हो, कोई भी, मेन इशू क्या है? एक रिसर्च स्कॉलर के लिए इस वक्त फंड्स की सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्फ्लेशन चल रहा है, स्टूडेंट्स को नॉन नेट वालों को जो फेलोशिप है वो मिलती है 8,000 रुपये, जो कि तकरीबन 10 से 12 साल से इंक्रीज का कोई स्कोप नहीं हुआ है। तो ये एटलीस्ट इट इज लोअर दैन द मिनिमम वेज रेट। तो हम लोग के लिए क्या, स्टूडेंट्स के लिए जो किसी भी तरह का एजेंडा होना चाहिए, कोई बटने की जरूरत नहीं है आपस में हम लोगों को। हमें पढ़ाई करनी है, नौकरियां चाहिए, सेटल्ड लाइफ चाहिए, ये इश्यूज हमारे दिमाग में होने चाहिए। इसी बेसिस पर हमको वोट देना उन 2 कैंडिडेट्स को। गठबंधन से एक कैंडिडेट है, दूसरा तो है ही। तो दूसरा इशू देखिए आप, एजुकेशन में 2018 में हायर एजुकेशन की भर्ती हुई उत्तर प्रदेश की, जिसमें हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है। 2018 के पेपर हुआ, पेपर में इश्यूज भी थे। 20 में लास्ट भर्ती हुई। 20 के बाद से अब तक फॉर्म तो खुल रहा है, हम फीस दे रहे हैं फॉर्म की, बट भर्ती तो हो नहीं रही। नेट का हमारा एग्जाम हुआ था, वो एटलीस्ट कोविड की वजह से जितना प्रोलॉन्ग उसे करा, 3 टर्म का नेट एक साथ हुआ है, बट क्या उतने स्टूडेंट की सीट बढ़ाई गई? इनटेक तो उतना ही रहा। तो
इसमें घाटा किसका है? हम लोग का। अच्छा, मुझे बताइए, क्या DU के, JNU के, BHU के और जामिया के और AMU के क्या छात्रों के मसले कुछ अलग हैं? जनरलाइज्ड सभी की प्रॉब्लम्स एक हैं और हमें इस पे बिल्कुल भी बटने में नहीं आना है। सबसे बड़ा इशू लोगों का ये होता है कि वो दिल्ली है, यूपी है, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सबका भेदभाव का शिकार हमें बिल्कुल नहीं होना है। हमारा एक एजेंडा होना चाहिए, गुड एजुकेशन, गुड सोर्स ऑफ फंड्स फॉर आर रिसर्च, क्वालिटी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, टीचर्स हमारे इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात, एज अ स्टूडेंट हम यहाँ पर, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट हो, उनका जो भी करंट वाइस चांसलर या फ्यूचर वाइस चांसलर आने वाला, क्या वो हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा सकता है? हमारा मेन कंसर्न हमारे लोकल लेवल पे होना चाहिए और किसी भी स्टूडेंट को अपने ग्राउंड छोड़कर और नेशनल लेवल की बात से अवॉइड करना चाहिए। हमारे लिए नियरेस्ट हमारे वाइस चांसलर हैं, हमारे टीचर्स हैं, उसके बाद नियरेस्ट जिसको आप बेटर समझें। अगर इसे सिंपल करें तो हर यूथ जो पढ़ रहा है वो सिर्फ ये देख ले कि उसकी रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर सकता है। भेदभाव की राजनीति में बचने के बजाय सिर्फ अपने ऊपर देख ले कि उसकी रिक्वायरमेंट, उसे नौकरी कौन देगा, उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट कौन कराएगा, उसके परिवार में सपोर्ट कौन करेगा। किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं, किसी की मुखालफत नहीं, सिर्फ अपने अंदर खुद झांक के देख ले कि उसके काम कौन आने वाला है और उसके बेसिस पे वोटिंग कर दे, किसी की बातों में आए बगैर। तो आप बहुत ना कुछ कह के भी बहुत कुछ कहने की आप कोशिश कर रहे हैं, आप एक अंडरलाइन कर रहे हैं जिसको लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी, अपने मुद्दों को समझें लोग। जी बिल्कुल। आप मुझे बताइए, अपना नाम बताइए। मंजूर खान। मंजूर, मुझे बताइए कि आपके लिए इस लोकसभा का जो चुनाव है उसमें क्या है आपके लिए मुद्दे, और जो अभी PM ने जो बयान दिया उसको आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर अलीगढ़ में दिया गया बयान या उससे पहले जो राजस्थान में उन्होंने पूरी एक मुस्लिम कम्युनिटी के लिए दिया है? देखिए मैम, मैं सबसे पहले बताऊंगा, मैं लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो लिंग्विस्टिक का मतलब यही है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। तो मैं बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से जो लैंग्वेज पे मैंने इनकी समझा, तो इससे ये समझ में आया जो पहला फेज हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की सीट जो है कम आ गई, तो उसी वजह से PM साहब की लैंग्वेज हमारी बदल गई। अमरोहा जाके अलग लैंग्वेज होती है और कहीं और जाके अलग लैंग्वेज होती है। अब कब तक आखिर, मतलब मुद्दा यह है कि कब तक आखिर धर्म के नाम पर ही आप वोट मांगते रहेंगे? आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगिए, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कोई चीज हुई नहीं है। जैसा कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है इंडिया के लिए कि जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना बेरोजगार घूम रहा है। तो ये शर्म आने की बात है। ये सब मतलब हम लोग अपने इंटरनेशनल लेवल पर क्या अपना मतलब हम लोग बना रहे हैं, अपनी जो इमेज है हम क्या बना रहे हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री को भी और जो सरकार है उसको देखना चाहिए। अब रही बात लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव जब इनका जो है पिछले 10 साल से सरकार है, अब अगर पिछले 10 साल में कोई भी काम हुआ हो, युवाओं के हित में हुआ हो, किसानों के हित में हुआ हो, बेरोजगारों के हित में हुआ हो, या किसी भी इशू पर अगर इन्होंने काम किया हो तो ठीक है, इनको आप सरकार बनवा दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ये तो हम ही नहीं, ये हर कोई कह रहा है। और सारी रिपोर्ट, हर चीज का फंड जो है कम कर दिया गया है। अगर आप यूनिवर्सिटीज के फंड देखें तो वो गिरा दिए गए हैं। आप अभी मेरे भाई ने बोला नॉन नेट वालों की स्कॉलरशिप 8,000 रुपए है, तो सही बात है। मतलब आखिर इतने कम स्कॉलरशिप में आखिर रिसर्च स्कॉलर क्या करेगा भाई? बहुत बड़े इश्यूज हैं, हर चीज में इश्यूज हैं। अब आप जो है इस चीज को आप लोग को सॉल्व करना चाहिए, और जो विपक्ष है इसमें मजबूती के साथ इन सब चीजों को आवाज उठाए, तभी युवा आपके साथ जुड़ेगा और युवा आपके साथ आएगा तभी युवा, क्योंकि देश की बुनियाद वहाँ का युवा ही होता है। और अगर युवा जिस तरफ चल जाए तो उस तरफ आंधी होती है। अब चाहे वो आंधी किसी भी रूप में हो, जिस तरह से इनका भी 10 साल पहले इनको जब जिस तरह से बदलाव किया गया था कि हाँ बदलाव चाहिए, देश में बदलाव चाहिए, मतलब बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई थी कि हाँ शायद कुछ हो जाए बड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ, और खराब हो गया। जो चीजें अच्छी हो सकती थी वो और चीजें खराब हो गई। बस अच्छा क्या हुआ, अच्छी वो चीजें हुई जो इनके धर्म के नाम की राजनीति हुई, वो इनकी राजनीति चमक गई। सिर्फ उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई इशू नहीं है इनके पास में, बस यही सब चीजें चली जा रही हैं। मुझे बताइए कि क्योंकि आप छात्र हैं, युवा हैं और आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, और यूनिवर्सिटी को एक ऐसा केंद्र माना जाता है जहां पर आप विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जब आप लोग आपस में बैठते हैं, जब बातें करते हैं, जाहिर सी बात है आप पॉलिटिक्स से अपने आप को दूर नहीं रख सकते, वो जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जो घोषणा पत्र अलग अलग पार्टियों के आए हैं, संकल्प पत्र आया है बीजेपी का, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, समाजवादी पार्टी भी लेकर आई है, क्या आप लोगों ने कब उसको देखा? क्या उसके कुछ पॉइंट्स हैं, खासतौर पे कांग्रेस के, क्योंकि बहुत इलेबोरेटेड उनका मैनिफेस्टो है और बार बार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि पहली नौकरी आपकी पक्की, अप्रेंटिसशिप की वो बात कर रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं को वो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। क्या ये तमाम चीजें भी आपको अट्रैक्ट कर रही हैं? क्या आपने घोषणा पत्र, संकल्प पत्र ये पढ़े हैं? क्या इस पर कोई गौर किया है? क्योंकि वोट तो देने जाएंगे आप लोग भी। जी मैम,
जैसा कि ये सब चीजें जो घोषणा पत्र हैं, उनके जो सबसे बेहतर जो घोषणा पत्र लग रहा है हमें कांग्रेस का लग रहा है, क्योंकि उसमें सब चीजें ओपनली और इलेबोरेट करके कही गई हैं। बीजेपी का घोषणा पत्र भी पढ़ा है तो उसमें वही घुमा फिरा के वहीं के वहीं है, सीधी धर्म पे बात आ जा रही है। और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है तो उसमें बहुत सारी चीज युवाओं के लिए भी है, हर चीज हर किसी के लिए है। तो हम कहीं ना कहीं हम जो है कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे इस चीज में। हालांकि देखिए ऐसा हुआ, अब जब कांग्रेस की सरकार रही तो कमियां सब में होती हैं, वो हुई, लेकिन जब दो बुरे लोगों में चूज करना हो तो फिर हम कम बुरा देखते हैं वहां पे। हम ये नहीं कह रहे कि सब दूध के धुले हैं, कोई नहीं है, लेकिन जिसमें जब दो लोगों में बात होती है तो उनमें ये देखते हैं कंपैरिजन कि कम बुरा कौन है और अच्छा कौन है उनमें। तो बस ठीक है। यहाँ पर मैं ये बता दूं कि अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री आए हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव की भी रैली हुई है, उससे पहले राहुल गांधी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे तब वो अलीगढ़ आए थे और अलीगढ़ की कुछ छात्राओं से भी उन्होंने बात की थी। कम से कम उन्होंने ये जहमत उठाई कि वो अगर अलीगढ़ से गुजर रहे हैं तो यहाँ के छात्रों से कम वो बात करें और छात्राओं से बात करें, जिनसे बात करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और उनसे वो जाने कि आखिर वो क्या सोच रही हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो डायलॉग तो करते नहीं हैं, वो मोनोलॉग करते हैं और वो सिर्फ अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। और शायद उन्होंने नहीं सोचा कि वो अलीगढ़ में आ रहे हैं, इससे पहले भी वो आए हैं, कि वो कुछ छात्रों से यहाँ पर आके वो बात करें, उनसे भी जाने कि आखिर वो क्या सोचते हैं, उनके जहन में क्या है और उनके मुद्दे क्या हैं। अगर उनकी वो ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा दे रहे हैं और उनके जहन में ये कि उनकी सरकार आ रही है, तो कम से कम एक बार छात्रों से बात ही कर ली जाए कि वो आगे जब उनकी सरकार बनेगी तो उनके लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन शायद उन्होंने ये जहमत जो है वो गवारा नहीं की। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अब्दुल मतीन है। मुझे बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये चुनाव किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? एक छात्र के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि क्या हैं आपके मुद्दे? और खास तौर पर हम जहां खड़े हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, वो अलग अलग नामों से जानी जाती है। कभी जिन्ना की तस्वीर की वजह से कंट्रोवर्सी में आती है, कभी अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट होते हैं उसकी वजह से आ जाती है, कभी यहाँ के छात्रों को जेल में डाल दिया जाता है लंबे लंबे वक्त के लिए। तो आपको लगता है कि जिन अच्छी वजूहात के लिए जाना जाना चाहिए था उसकी जगह कुछ खराब वजूहात हैं जिनके लिए जानी जा रही है ये यूनिवर्सिटी, क्या ये कभी दिल में कोई खला या इस तरह की कोई बात आती है? देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि यूनिवर्सिटी को जिस तरह से यूज किया गया है, तो एक यूथ को जो माना जाता है किसी मुल्क के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूथ किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी डेवलपिंग कंट्री हो। लेकिन अगर आज बात की जाए छात्रों की, तो ये जो कैंपस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आप देख रही हैं, ये पहले जैसे वोकल नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। अगर हम 10 साल पहले की बात की जाए या फिर हम 5 साल पहले की बात की जाए, तो जो भी इश्यूज होते थे, चाहे वो नेशनल लेवल के हों चाहे इंटरनेशनल लेवल के हों, चाहे वो स्टूडेंट से रिलेटेड इश्यूज हों, उन पे प्रोटेस्ट हुआ करते थे, डिबेट हुआ करती थी। इवन ये जो पेड़ है, इस पेड़ के नीचे भी कई बार कुछ स्टूडेंट्स बैठ के डिस्कशन किया करते थे। लेकिन अगर आप पिछले 4-5 साल से देखें, इवन कोविड के बाद से देखें, अगर आप पोस्ट पैंडेमिक के बाद से देखें, तो जितने भी प्रोटेस्ट हैं वो एकदम सुकड़ के रह गए हैं, या उनकी जगह जो है एक फिक्स हो गई है कि आप 4 कदम तक आप प्रोटेस्ट निकालते हैं। इवन वो प्रोटेस्ट ऐसा है कि अब आप उसको सर्कुलेट भी नहीं करते हैं, क्योंकि डर ये है कि प्रेजेंट हुकूमत ने तरह तरह के कानून निकाल दिए गए हैं, जिससे कि अभी आप देख रहे हैं बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको मैं अगर नाम लेता भी हूं तो वो भी कंट्रोवर्सी में आ जाएगा। लेकिन ये कानून जो है यूएपीए, ये हम देख रहे हैं कि उसका किस तरह से सरकार ने इस्तेमाल किया, और ये जो बुलडोजर वाली सरकार आई है कि आप वोकल नहीं हो सकते, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट के किसी भी फैसले के खिलाफ अगर आप बोलते हैं तो ये तय है कि आपकी आइडेंटिटी के ऊपर देखते हुए कि आप किस फिरके से आते हैं, किस मजहब से आते हैं, आपके घर पे बुलडोजर गिरना लाजमी है। जो घर आपका 50 साल 60 साल से बना हुआ है वो अचानक से इलीगल में शामिल हो जाता है। तो वो कैंपस, इसलिए अब कैंपस के अंदर वो डिस्कशन भी नहीं बचे कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, इस तरह की चीजें सारी। और शायद मुझे लगता है ये एएमयू, क्योंकि मैं खड़ी हूँ इसलिए मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, लेकिन शायद जेएनयू से लेकर डीयू से लेकर बीएचयू, आप कहीं पर भी आप देखें, विरोध की उठती हर आवाज को दबाने का काम ये सरकार करती रही है। तो एएमयू, क्योंकि इसके साथ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जुड़ा हुआ है इसका नाम, तो शायद ये ज्यादा हेडलाइंस जो है वो बटोरती है। लेकिन मुझे लगता है सारी यूनिवर्सिटी में और इसके अलावा भी आंदोलन करना या विरोध करना, क्या आपको लगता है गुनाह हो चला है? क्या एक डर की सियासत की जा रही है? जो प्रेजेंट हुकूमत जो है वो उनका जो वोट बैंक है वो हिंदुस्तान की मेजोरिटी है। अब हिंदुस्तान की मेजोरिटी का वोट अगर हासिल करना है तो उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट से तो कुछ होगा नहीं, तो क्यों ना इनको हम डाइवर्ट किया जाए। अब डाइवर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो कम्युनल हार्मनी है उसको आप उसके अंदर केओस पैदा कर दीजिए।
तो अगर सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात है स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, कि इवन बीएचयू के अंदर भी कुछ स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था प्रेजेंट हुकूमत के खिलाफ, वो भी हिंदू थे। बात कम्युनिटी की नहीं, वो भी हिंदू थे। बात यह है कि इनसे सवाल कौन करेगा, इनसे जो भी सवाल करे। इवन आप अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भी हैं। ये 90% ये लोग जो है वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो उन पर तरह तरह कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट के सीएम हो, वो कौन सा मुसलमान है, ठीक है। लेकिन सरकार के खिलाफ जो बात करेगा, बीएचयू के अंदर भी हमने देखा कि पुराने अभी कुछ वक्त पहले ही जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो उनके साथ किस तरह से जुल्म ज्यादती हुई थी। इवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जब स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था कि जो पेपर लीक का इशू हुआ था, तो उनको किस तरह से योगी जी की सरकार ने, पुलिस ने उनको लाठी से दौड़ा दौड़ा के मारा था। तो ये सारे जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं, सबका यही हाल है कि आप आवाज नहीं उठा सकते। अभी रिसेंटली अभी डीयू के अंदर एक पोस्टर लगा हुआ था, वो भी जितना सर्कुलेट नहीं हो पाया, उसमें ईसी के ऊपर, जो ईसी के मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उनके ऊपर माला पहना रखी है कि ये लोग मर चुके हैं। अब यही चीज अगर हम अपने कैंपस में अगर लगा दें तो उसका जो रिएक्शन है वो अलग ही होगा, ये देखने लायक होगा। तो कैंपस भी, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, स्पेशली सेंट्रल, चाहे वो बीएचयू, चाहे वो डीयू हो, चाहे वो एएमयू हो, चाहे जेएनयू, ये सारे के सारे शांत हुए पड़े हैं। इसकी सिर्फ एक वजह यह है कि आपको किसी न किसी फेक केसेस के अंदर क्या आपको ऐसा लगता है कि सेम तरह का प्रोटेस्ट अगर किसी और यूनिवर्सिटी में हो और सेम तरह का प्रोटेस्ट जामिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो तो उसका एक्शन और रिएक्शन अलग होगा? देखिए, अभी यहाँ पे जितने भी हमारे ये भाई खड़े हैं तलबा बरादरी, इन्हें बहुत से लोगों पर फेक मुकदमे भी हैं। वो इसलिए है कि अभी ये कोई प्रोटेस्ट निकाल दें महंगाई को लेकर, अगले दिन अखबारों में इनके नाम आ जाएंगे, इनके ऊपर एफआईआर हो जाएंगी, इनके घर पर फोन आ जाएंगे। अब ये इस तरह के जो स्टूडेंट्स होते हैं, अब इनको जब इनके ऊपर एफआईआर होती है तो इनके मुस्तकबिल खतरे में आता है, जाहिर सी बात है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं 90% जो ऐसे हैं वो गरीब तबके से आते हैं, जिनको मोदी जी पसमंदा समाज कहते हैं। तो इनके ऊपर मुकदमे होते हैं। अब ये अपनी तालीम देखें, ये अपने हुकूक के लिए बात करें, क्योंकि घर से ही प्रेशर आता है, सारी चीजें हैं। कई लोगों पे इतने सारे मुकदमे हैं कि वो आज भी चक्कर काट रहे हैं, अपनी जेबों से उनको पैसे देना पड़ रहा है। तो ऐसे हालातों में क्या होता है कि इंसान खत्म हो जाता है, उसके अंदर का जो भी एक्टिविज्म है, जो भी वो सोचता है कि खत्म करिए इसे, क्योंकि अब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जब आपको दिखता है कि सेंट्रल में भी, स्टेट में भी आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोर्ट कचहरी में आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, इवन एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो फिर आप ऐसे मौके पे क्या करते हैं कि आप अपनी आवाज को दबा देते हैं। और यही काम सरकार ने किया है 10 साल के अंदर। इसलिए आज भी कोई भी यूथ या तो बोल नहीं रहा है, या बोल रहा तो सिर्फ मोदी मोदी बोल रहा है, जो कि आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं कि आएंगे तो मोदी। तो या तो आप उनकी तरह बोलें या फिर आप खामोश हो जाएं। जी, आप अपना नाम बताइए। मैम, मेरा नाम नईम अख्तर पाशा है। आप क्या करते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी में? क्या मैम, मैं यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पॉलीमर कोटिंग टेक्नोलॉजी से। जी। तो आप मुझे बताइए, आप क्या सोच रहे हैं इस बार इस लोकसभा के चुनाव में, और एक छात्र के तौर पर, एएमयू के स्टूडेंट के तौर पर, अलीगढ़ में आप रहते हैं, अभी मोदी जी आए भी थे यहाँ पर और कल अखिलेश यादव भी आए थे, क्या सोच रहे हैं आप इस बार? मैम, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो अपने रोजगार के लिए ही बोलूँगा। मैम, मैं 2016-17 से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने पटना रह के भी तैयारी करी, मैंने दिल्ली में भी तैयारी करी। मेरा रिजल्ट भी हुआ 2022 में, बट वो मैंने किया नहीं। और उसके बाद में मेरे यहाँ सिलेक्शन हो गया तो मैं यहाँ से हूँ और अपनी आगे की तैयारी कर रहा हूँ। मैम, एक स्टूडेंट जो है उसकी लाइफ जो है ना बहुत कठिन होती है। 2018 में इन्होंने रेलवे लोको पायलट की वैकेंसी दी थी और उसमें मर्ज की थी इन्होंने टेक्नीशियन की भी, तो समथिंग 62,000 के आसपास थी, है ना। अब इन्होंने 2018 से लेकर 2024 में आके इन्होंने वैकेंसी दी है 5600, जो कि मैम 6 साल के डिफरेंट के बाद में होनी चाहिए थी, कम से कम 65 से 70,000 होनी चाहिए थी। अब इन्होंने मैम वो दी, फिर उसके बाद में स्टूडेंट ने अपनी आवाज उठाई, फिर उस आवाज को दबाने के लिए इन्होंने उसी टाइम पे फिर क्या टेक्नीशियन की वैकेंसी निकाल दी 9,000। तो मैम इतने साल के बाद, और मैम एक स्टूडेंट के पास जो टाइम होता है वो 17 से 25 साल के बीच में ही टाइम होता है कुछ करने का। 16-17 साल से पहले उससे कोई इतनी समझ नहीं होती है। अब उसी टाइम में तुम 6-6 साल के बाद हमें रोजगार दोगे तो हमारी एज निकल देगी। उसमें भी क्या होगा मैम, तुम पेपर लीक करा दो। अभी इन्होंने मैम वीडियो का पेपर कराया था जो 2019 की वैकेंसी थी, वो लीक कराया। उसके बाद में मैम इन्होंने लेखपाल का पेपर कराया, उसमें धांधली चली। उसके बाद में यूपीएसआई का हुआ, उसमें धांधली चली। फिर पुलिस का कराया, उसमें धांधली चली। फिर दोबारा वीडियो का हुआ, उसमें धांधली चली। अभी मैम 2022 में 21-22 में बिहार पीसीएस का हुआ था, बीपीएससी का, वो भी इन्होंने जो संवैधानिक वैकेंसी उसमें भी धांधली करा के वो भी कैंसिल करा दी।
मैम इतनी इतनी बड़ी पोस्टों में जाके धांधला चल रहा, तो हम कहाँ जाके भरोसा करें, क्या तैयारी करें? कभी कभी तो मन इतना टूट जाता, ये हिम्मत नहीं होती यार, तैयारी करें नहीं करें। एक हमारी अच्छी खासी एज उसमें लग चुकी है, जो हमारा टाइम था एंजॉय करने का वो पूरा हम पढ़ाई में निकाल चुके हैं। 27-28 साल का होने के बाद में 33-34 साल के लगने लगे हैं, बाल उड़ चुके हैं, गंजे हो गए हैं, हाथ से खाना बनाते हैं और इतनी तकलीफ होती है बहुत ज्यादा, कभी कभी इतना रोना भी आता है बहुत ज्यादा मैम, कि ना ही हमें वैकेंसी दे रहे हैं ना ही रोजगार दे रहे हैं, उसमें भी पेपर लीक करा देते हैं। अगर उसकी आवाज हम उठा लें तो कभी कभी इतना डर लगता है कि यार जो उसमें अगर हम हकीकत बता दें और सरकार की बदनामी होने लगे तो यार कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर वालों को परेशानी हो जाए, तो अपनी आवाज भी ना उठा पाते उस समय पे आके, डर लगता। अभी मैम पटना में स्टूडेंट ने ये 5600 जब वैकेंसी दी इन्होंने, उसकी आवाज उठाई थी मैम, उनको तोड़ तोड़ के लाठियों से उन्हें जेल में बढ़ा दिया। उससे पहले इलाहाबाद के स्टूडेंट ने आवाज उठाई थी, उनके हॉस्टल में जाके उन्हें तोड़ तोड़ के जेल में बढ़ा दिया। दिल्ली में आवाज उठाई, उन्हें तोड़ तोड़ के जेल में बढ़ा दिया। मैम तो क्या आवाज उठाने भी गुनाह हो गया है? अपने रोजगार को मांग लें उसमें गुनाह हो गया है? रोजगार तुम दोगे नहीं, किस चीज के लिए आपको बनाया गया था प्रधानमंत्री मैम? आप कभी कोई डिबेट नहीं करते, कोई लड़ाई हो जाए, दंगा हो जाए, आपके हम लाखों मिलियनों में जाके मैम हमने ट्वीट की थी अभी पीछे वैकेंसी को लेकर, हमारे ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, प्रेशर बना दिया गया ट्विटर कंपनी पे जाके कि नहीं इनको डिलीट करें। मैम ना ही ट्वीट का जवाब मिलता है प्रधानमंत्री साहब को, हमने एक नहीं कई दफा जाके ट्वीट किया लेकिन आज तक कभी जवाब ही नहीं आया। कभी डिबेट नहीं करते, रोजगार को लेके कोई बात नहीं बोलते। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं रोजगार की ही बात करूंगा। कोई अगर बिजनेसमैन है वो अपनी आगे आवाज उठाए, वो कोई गलत नहीं है भाई, जिस चीज में हम लगे हुए हैं अपनी आवाज उठाएंगे। मैं मेरा मतलब यही है कि स्टूडेंट की तरफ को देखा जाए, उसके पास 5 से 6 साल होते हैं। अब तुम अगर इतना टाइम लगा दोगे तो उनकी एज निकल जाएगी। कई जगह से एज हमारी अब बाहर हो चुकी है, हम नहीं डाल सकते, उसमें हमारा गुना नहीं है, वैकेंसी नहीं आई है तो उसमें धांधला कर दिया गया। यानी कि जो तैयारी जो है जो की जा रही है, जो तमाम बच्चे दिन रात, क्योंकि लाइब्रेरी के इधर ही खड़ी हूं मैं, वहां बैठकर दिन रात जो है तैयारी करते हैं और उसके बाद जब तैयारी करके पेपर देने के लिए जाते हैं तो वो लीक हो जाता है और माँ बाप अपनी गाढ़ी कमाई जो है वो लगाते हैं बच्चों की शिक्षा पर, एक उम्मीद के साथ कि वो एक मुकाम पर पहुंचेगा तो हम थोड़ा सा रिलैक्स होंगे या हमारे लिए थोड़ी आराम की जिंदगी आगे होगी, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है। अपने मिलने वालों से तक बात करनी छोड़ दी है, दोस्तों से, यारों से, उनकी शादियां सब कुछ छूट चुकी हैं, इसलिए कि यार क्या बताएं अब जाके। और जो सवाल पूछते होंगे क्या कर रहे हैं आप, क्या बताएं उनको जाके यार, अपनी तकलीफ कैसे तुम्हें बताएं कि यार हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बस कहते हैं यार लगा हुए हैं इंशाल्लाह हो जाएगा काम, लेकिन कुछ हो ही ना रहा, वैकेंसी नहीं आ रही। अब मैम 5600 वैकेंसी, अब मैंने सिकंदराबाद से डाला, उसमें 11 वैकेंसी है। 11 वैकेंसी में पूरा क्या कर लेगा, पूरा एक जोन में आई है 11 वैकेंसी, कैसे कर लेगा जनरल का बंदा? इतनी परेशानी होने लगी जॉब को लेके बहुत ज्यादा। तो छात्र कहीं के भी हों, छात्र वो एमयू के हों, छात्र जेएनयू के हों, छात्र डीयू के हों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हों, चाहे वो बीएचयू के हों या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के हों देश की, उनके मुद्दे सिर्फ एक ही हैं। वो रोजगार चाहते हैं, वो चाहते हैं जो मेहनत करें, मेहनत करके जो वो पेपर्स दें, उन पेपर्स में उनकी मेहनत है। अब वो पास हो या फेल हो वो एक अलग की बात है, वो निकाल पाते हैं पेपर, वो अलग बात है, लेकिन अगर उससे पहले ही वो लीक हो जाए तो आप सोचिए कि उस छात्र के भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। वो छात्र हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई हो, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हो या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का, मसले सबके एक ही हैं, लेकिन शायद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हवाले से आपको मसले कुछ और ही दिखाए जाते हैं। आपने अभी एक छात्र का दर्द सुना और इसी तरह से ये कोई पहली बार नहीं है। मैं लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जा रही हूँ, छात्रों से बात कर रही हूँ, युवाओं से बात कर रही हूँ, लगभग सबके मुद्दे एक ही हैं। उनका यही कहना है कि रोजगार नहीं है और इस बार अगर इस इलेक्शन में सबसे बड़ा कोई मुद्दा है युवाओं के लिए तो वो बेरोजगारी है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री कोई बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ और भी मेरे साथ छात्र मौजूद हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ खान है। आरिफ साहब, मुझे बताइए कि आपके लिए इस बार लोकसभा के इस इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप वोट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस इलेक्शन को? 10 साल से आपने एक सत्ता देखी है, अब ये 2024 का ये इलेक्शन है। विपक्ष जहां एक तरफ ये कह रहा है कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है, तो क्या आप लोगों को भी ये लगता है कि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है? हाँ मैम, मैं कहीं ना कहीं सहमत हूँ विपक्ष से। और मैम जैसे कि 2014 के बाद से गवर्नमेंट आई बीजेपी की, उसके बाद हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम की जिस तरह से एक सियासत हुई एक लंबे अरसे तक, और उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म से मानने वाला हो। लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव चाहिए। रोजगार के ऊपर तो बात चाहिए, लेकिन उससे पहले जो अभी हाल फिलहाल में जो वाक़ये हुए हैं, चाहे मणिपुर की बात करूँ या उत्तराखंड की बात करूँ मैं, या राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करूँ, या भी बम्बई में हाल फिलहाल में टेस्ट में जो एक हादसे पेश आया
है जो एक नमाज या किसी एक अपने मजहब से किसी चीज को कमेंट करना उसे भारी पड़ता है, उसे सब कुछ मिल जाता है, उसे सस्पेंशन हो जाता है कि स्टूडेंट का। तो ये कहीं ना कहीं हमने देखा अब तक कि धर्म हिंदू मुस्लिम की राजनीति हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव है और इस बार रोजगार के साथ साथ महंगाई पे बात भी होगी और किसानों के लिए भी बात होगी और महिलाओं की इज्जत और आबरू के लिए भी बात होगी। अभी हाल ही में दिए गए पीएम के बयानात जो हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? चाहे वो उन्होंने एक पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को चाहे घुसपैठिया बताया हो या उनको ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बताया हो उनको, या फिर ये कहा हो कि मंगलसूत्र तक आपका छीन कर ले जाएंगे विपक्ष के लोग, उनकी उस पर नजर है। और उसका फिर प्रियंका ने जवाब भी दिया है, उन्होंने कहा है कि भाई मेरी माँ ने तो इस देश पर अपना मंगलसूत्र कुर्बान किया है। तो वो जवाब उनकी तरफ से दिया गया है और भी उनकी तरफ से जवाब जो है वो दिए जा रहे हैं। इस तरह के बयान आखिर क्यों दे रहे हैं पीएम? क्योंकि अब तक उन्होंने जितने बयान दिए हैं जिनको आप किसी और कैटेगरी में उनको रखना चाहिए या मैं नहीं कहूंगी, लेकिन शायद अब तक का ये सबसे ज्यादा एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाले बयान के तौर पर इसको देखा जा रहा है। आप यहाँ के छात्र हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, आप क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? मैम सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री एक देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी एक धर्म से नहीं है, बल्कि एक बड़ी पोस्ट है, उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह के वर्डिंग उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन लास्ट में अगर राजनीतिक तरीके से उनका देखा जाए, ये वर्डिंग का जो इस्तेमाल किया है उन्होंने और जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, तो उससे तो यही साबित होता है कि बीजेपी इस बार खतरे में नजर आ रही है। क्योंकि पहले चरण के बाद आपने देखा जिस तरह से वोटिंग रेशियो नजर आ रहा है, सहारनपुर की बात करूं, नगीना की बात करूं या कैराना की बात करूं, तो इन्हें अब तक नजर आ रहा है कि हमारे हाथ से सीटें कुछ जा रही हैं, तो जाता हुआ इंसान कुछ न कुछ तो हाथ पर मारेगा। ये जाहिर सी बात है, मोदी जी के चेहरे से भी नजर आ रहा है, उनके शब्दों से भी नजर आ रहा है और उनके जो काम करने का तरीका है वही बदल चुका है। क्योंकि हमने देखा है कि अब तक जो यूपी की सियासत है वो पूरी तरीके से बदलती हुई नजर आ रही है। विपक्ष की मेहनत से कह दें या जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके बौखलाहट से कहते हैं कि इस बार बीजेपी की हालत बहुत ज्यादा खराब नजर आ रही है। और हम अलीगढ़ सीट की बात करें, अलीगढ़ सीट पर 3 कैंडिडेट हैं, बंटी उपाध्याय, विजेंद्र साहब हैं और इधर सतीश गौतम साहब हैं। तो सतीश गौतम साहब का इस बार जिंदा की तस्वीर चली नहीं, यूनिवर्सिटी पे कोई वार चला नहीं उनका। इधर बंटी उपाध्याय हैं, वो पहले बीजेपी के थे, अब बीएसपी के हो गए। इधर कांग्रेस और गठबंधन से विजेंद्र साहब हैं। किसी की मेहनत जमीनी है, किसी की डायलॉग है और किसी की जिंदा की तस्वीर है। तो सबका अलग अलग मकसद है, अलग अलग बुनियाद है सबकी चुनाव में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। लेकिन हम लोग जो नौजवान युवा हैं या हम बुजुर्गों की बात करें, किसी तबके की बात करें, हम सबको, हमें नौजवानों को चाहिए रोजगार, बुजुर्गों को चाहिए इज्जत और मान और महिलाओं को चाहिए उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत। तो सबका अलग अलग मोटिव है, अलग अलग मकसद है। और हमने देखा है कि 2014 के बाद से जिस तरह से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनकी फंड से जिस तरह से छेड़छाड़ की गई है, उनके फंड को काटा गया है, एजुकेशन से खिलवाड़ किया गया है, तो तमाम तरह की बातें निकल के आती हैं 2014 के बाद से। और 24 में इंशाल्लाह बदलाव चाहिए। तो यहाँ आपको लग रहा है कि कोई भी जो कम्युनल एजेंडा है इस बार वो काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को टारगेट में रखे या जिन्ना की तस्वीर, यहाँ पर जो भी अगर कुछ स्टूडेंट्स कुछ अपना वोकल होकर कोई बात कहते हैं, उससे न सिर्फ अलीगढ़ की बल्कि पूरे देश की एक तरह से, या उत्तर प्रदेश की तो कम से कम कहा जा सकता है, उसको साधा जाता है। आपको लग रहा है इस बार कोई वो इस तरह का एजेंडा नहीं मिल पा रहा है? हाँ, जाहिर सी बात है मैम, इस बार बीजेपी राम मंदिर इन लोगों ने बना ही दिया है, तो राम मंदिर तो बचा नहीं इनके लिए। उसके बाद में इनका जो 15 लाख थे वो भी इनके तकरीबन सबके अकाउंट में आ गए, वो भी बचे नहीं है। गंगा साफ योजना का जो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट चलाया था वो भी इनका तकरीबन खत्म हो चुका है। उसके बाद में घर घर राशन और घर घर मकान, वो भी इनका तकरीबन पूरा ही हो चुका है, सबको मिल चुका है। पूरे इंडिया में गरीबी खत्म हो चुकी है, सब नहीं देखा है वो। और उसके बाद में अगर बात करूं कि सबका विकास और ये सबका साथ, ये भी इनका तकरीबन पूरा ही हो चुका है। और इन्होंने महिलाओं के ऊपर भी कही थी एक वो डायलॉग है महिलाओं के ऊपर, मैं जहन से निकल रहा है मेरे, के नारी शक्ति के ऊपर कुछ कहा था इन्होंने, याद नहीं मुझे, लेकिन उन्होंने नारियों के साथ सिर्फ मजाक किया है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। क्योंकि हमने जो हाथरस की बेटी वाल्मीकि समाज का जिस तरह से उनके साथ रेप हुआ और रातों रात उनकी चिता को जला दिया गया और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, तो हमें जहां तक पता है कि हिंदू धर्म में कि रात में किसी भी चिता को आग नहीं लगाई जाती है, तो लेकिन फिर भी आग लगा दी गई। तो ये सिर्फ साफ साफ खिलवाड़ है, प्रेशर है और पावर का इस्तेमाल है। और बाकी हमने अभी मौजूदा वक्त में हमने देखा, कुछ वक्त पहले
पहले, लॉकडाउन से पहले, जब हम CNRC का हम लोग सब धरना कर रहे थे और अपना एहतजाज को मुकम्मल कर रहे थे, और हम लोगों ने यहाँ से कोऑर्डिनेट भी किया, दिल्ली, जामिया, लखनऊ, हर जगह मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट करके, और JNU और जामिया से भी आवाज उठ रही थी, लखनऊ से आवाज उठ रही है, हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज उठ रही थी। लेकिन इन्होंने जिस तरह से हम लोगों को, नौजवानों को फंसाया झूठे फॉल्स चार्जेस लगा के, और उसके बाद चार्जेस तो लगाए, चलिए ठीक है चार्जेस लगा दिया आपने, लेकिन उसके बाद इन्होंने प्रशासन से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए हम जैसे बच्चों पर गुंडा एक्ट लगाया, उसके बाद में तरह तरह की और टॉर्चर किए गए। तो ये साफ नजर आता है कि इनके खिलाफ ना बोलें आप, खामोश बैठे रहें, ये चाहते हैं। लेकिन ये मुमकिन कहाँ है? हर दौर में हर किसी ने पावर का इस्तेमाल किया है, लेकिन पावर के अगेंस्ट कोई ना कोई तो आया है। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर बलि नहीं देगा तो कौन देगा? जी बिल्कुल। मुझे बताइए कि जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो क्या आपको ये लग रहा है कि जिस तरह से चाहे वाइस चांसलर की नियुक्ति हो, चाहे प्रोफेसर्स की नियुक्ति हो, क्या उसको लेकर भी किसी तरह का कोई गुस्सा, कोई रोष है? क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा कि अब तो ये कहा जाता है कि अगर एक पियोन की भी भर्ती होती है तो वो भी संघ से लिखकर आती है। क्या आप सब लोगों को भी इस तरह की कोई फीलिंग है? क्या उस तरह का भी कोई रोष या कोई गुस्सा है आपको कि किसी पपेट को जो है वो बिठा दिया जाता है जो सिर्फ सरकार के इशारे पे काम करता है, ना कि छात्रों के मसले मसाइल पर? जी, चूंकि आप अलीगढ़ की सरजमीन पर हैं तो मैं, यहाँ के लोग बड़े अदब से बात करते हैं, तो मैं जो आपने बात कही है इसको इकबाल अशहर साहब के चंद अशार में बताना चाहूँगा कि ये खुशबुओं की रफ़ाक़तें न तुझे मिली न मुझे मिली, वो चमन के जिस पे गुरूर था, न तेरा हुआ न मेरा हुआ। और जो ख्वाब थे मेरे जहन में, ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, जो ज़बां मिली वो कटी हुई, जो कलम मिला वो बिका हुआ। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे जो पिछले वाइस चांसलर साहब हैं वो यहाँ से जाने के बाद मालूम ही कहाँ गए, बिल्कुल अपने खेमे में। तो पहले तो हमें फिर भी यकीन था कि नहीं हो सकता है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी को डेवलपमेंट के तरीके से ले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से गए, वो उनके खेमे में जाके बैठे, तो जाहिर सी बात है, ये JNU में देख लें या और यूनिवर्सिटीज़ में देख लें, बीजेपी हर जगह, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ नहीं बल्कि सारी मशीनरीज़ में ये अपने ही लोगों को बिठाना चाहते हैं। और हर एक मशीनरी जो है वो एक तरीके से बिक चुकी है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा जो आप जिस तरीके से खुल के बात कर रहे हैं, आप अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। आजकल तो मीडिया में बड़ा मुश्किल, मतलब आप वन ऑफ इट्स काइंड हो रहे हैं कि अब जो एक थर्ड पिलर था हमारे गवर्नमेंट का, मतलब इंडिया का, वो भी ख़त्म हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो वाइस चांसलर्स आते हैं या जो ओहदे में आते हैं लोग, उसको ये लोग अपने ही संघ से ही भेजते हैं यहाँ पर। क्योंकि मैंने कई बार उसको देखकर प्रोटेस्ट भी देखा है। प्रोफेसर हैं, एक GU के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लक्ष्मण यादव, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। उनको सिर्फ यूनिवर्सिटी ने इसलिए उनको परमानेंट नहीं किया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते थे, अपनी बात को वो रखते थे, और शायद हो सकता है कि उनके नाम के आगे जो कास्ट लगी है, हो सकता है वो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप मुझे बताइए, अपना नाम बताइए। जी, कलीमुल्लाह फसीह, मैं PhD स्कॉलर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो अच्छा, मास कम्युनिकेशन, तो क्या सोच रहे हैं आप? लग रहा है आपको पत्रकारिता में आना है? फिलहाल तो मैं टीचिंग में जाने का है, तो पत्रकारिता एज अ प्रोफेशन तो आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट इट। अच्छा, लेकिन क्या सोच रहे हैं आप इस बार? देश में क्या चल रहा है और फिलहाल लोकसभा जो इलेक्शन है 2024 का, उसको किस तरफ जाता देख रहे हैं और क्या मुद्दे देख रहे हैं आप लोगों के? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन अभी जो मुद्दे चल रहे हैं वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे और तुष्टीकरण के मुद्दे चल रहे हैं। गिवन दैट कि सबसे इजी चीज़ है ये, अगर आप विकास नहीं दे सकते हैं, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते हैं देश को, तो सबसे आसान काम है कि आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझा दें। और बीते दिनों आपने देखा होगा कि जो अभी फर्स्ट फेज हुआ है इलेक्शन का, उस दौरान नरेंद्र मोदी ने जो भी भांपा होगा अपनी स्थिति, अपनी बीजेपी, अपनी पार्टी की स्थिति, और उस हिसाब से जैसे उनकी भाषा शैली में जो परिवर्तन आया है, आपने देखा होगा कि वो हिंदू मुस्लिम की बातें और मुसलमानों को इन्वेटर और ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों बता रहे हैं। तो उसे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हताशा है, और इस हताशा के पीछे छुपी हुई कहीं उनके 10 साल की नाकामी भी है। अगर नरेंद्र मोदी के पास वाकई उनके पास कुछ दिखाने के लिए डेवलपमेंट होती, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता, तो जाहिर सी बात है कि वो भारत के सामने उस चीज़ को प्रस्तुत करते, वो चीज़ दिखाते कि हमने जो है इतने एम्स बनाए, इतनी IITs बनाई, और हमारा भारत में की रैंकिंग जो है अब विश्व पटल पर बहुत ही आगे बढ़ रही है, लोग पूछ रहे हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है, हमें जो है उलझाया जा रहा है हिंदू मुसलमान में। और हमें मुसलमान
मुझे इस बात कैसे इस बात को रखा जाए कि मतलब एक भारत का प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी के इतिहास में, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी के इतिहास में हम कहते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, लेकिन किसी भी ऐसा प्रधानमंत्री, कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी अपने नागरिक को ये नहीं कहेगा कि वो इन्वेडर हैं या फिर वो हमारे दुश्मन हैं। जिस तरीके से मुसलमानों को विलेनाइज कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा फ्रंट है गवर्नमेंट का, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन हो, एजुकेशन पे कोई बात नहीं हो रही है, फॉरेन पॉलिसी पे कोई बात नहीं हो रही है। आप देखेंगे कि मॉरिशस जैसा छोटा सा देश, ठीक है, वो हमसे आंख दिखा रहा था। कहाँ 2014 में नरेंद्र मोदी चाइना को आंख दिखाने की बात कर रहे हैं। वहीं जो है अभी सॉरी मॉरिशस कह रहा हूँ मैं, मालदीव जो है हमें आग दिखा रहा है, जो कि मतलब लिटरली अगर आप देखेंगे मैप पर तो वो कहीं दिखेगा नहीं, ठीक है। पाकिस्तान से हमारे रिलेशन कहीं नहीं रहे हैं, हालांकि शुरू में नरेंद्र मोदी ने चाहा कि वो पाकिस्तान से रिलेशन हो, अपने ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को उन्होंने बुलाया भी था। चाइना जो है दुश्मन तो है ही, फिर बांग्लादेश भी कुछ अच्छा नहीं है, श्रीलंका के साथ भी वैसे ही है। तो जाहिर सी बात है जो भी ये रेडिकलाइज कर रहे हैं तो उनके पीछे, उसके पीछे जो है नरेंद्र मोदी की नाकामी है। क्या आपको लग रहा है एक बार फिर से इस तरह के तमाम बयान देकर वो मानते हैं कि वो उनका वोट बैंक है, यानी कि मेजॉरिटी, उसको कंसोलिडेट करने की उनकी कोशिश है एक बार फिर से, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद जिस मंदिर के नाम पर उनको लग रहा था कि वो उनको प्रचंड बहुमत मिलेगा और एक तरफा जीत मिलेगी, वो शायद नहीं हो पा रहा है। हाँ एग्जैक्टली देखिए करने की कोशिश तो वही है कि मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम 20% को विलेनाइज कर दे, एक 20% की कम्युनिटी को 80% के अगेंस्ट खड़ा कर दे, तो शायद कहीं एक 80% के लोग एक जगह मुत्तहिद होकर के उनको वोट कर दे। लेकिन ऐसा होता नहीं है और होगा भी नहीं, ठीक है। कांग्रेस के साथ जब ये सत्ता में आए 2014 में, तो कांग्रेस की अपनी एंटी इनकम्बेंसी थी और जो करप्शन के चार्जेस थे उसके बलबूते पर आए वो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से जिन बातों को जिन मुद्दों पर वो आए 2014 में, एग्जैक्टली वो सेम कर रहे हैं। अगर वो करप्शन की बात करें तो अब देखिए करप्शन को लीगलाइज करने का जो तरीका भी इलेक्टोरल बॉन्ड वाला था, और इलेक्टोरल बॉन्ड से जिस तरीके से करप्शन को लीगलाइज किया गया वो अनप्रेसिडेंटेड था, इससे पहले कभी कुछ नहीं था। आप मतलब कैसे बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बीजेपी को तब चंदा दे रही हैं जब वो लॉस में हैं, जब उनका नुकसान हो रहा है। तो मतलब सोचने की बात है कि अगर कोई कंपनी जिसको नुकसान हो रहा है वो मुझे क्यों चंदा देगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है लेने और देने की बात कर रही है। फिर उसके बाद से बहुत ही बेशर्मी के साथ नरेंद्र मोदी ये भी कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट थी तो इलेक्टोरल बॉन्ड में किसने चंदा दिया और ये पता चल पाया। तो वहीं पर अगर कोई अच्छा जर्नलिस्ट होता, गोदी मीडिया नहीं होता, तो फॉलो अप क्वेश्चन पूछता, वो कहता कि आप जो है आपने एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि आपकी गवर्नमेंट ने कहा था कि भारत की जनता को यह अधिकार नहीं है कि भारत की पार्टीज को कौन कौन चंदा दे रहा है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये एसबीआई को सख्त निर्देश दिए, वो भी एसबीआई भी नहीं कर रहा था ये चीज़, सख्त निर्देश दिए कि आप जो है नाम डिस्क्लोज करें, तो ये चीज़ हो पाई। तो करप्शन का जो फ्रंट है, फिर एजुकेशन का फ्रंट है। एजुकेशन में हमारी सब दूसरे भाइयों ने भी कहा है कि हमारी मानव को बंद किया गया। फिर उसके बाद NFOBC फॉर एग्जांपल, ये बहुत नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी समाज का सबसे बड़ा लीडर मानते हैं और बताते रहते हैं। NFOBC के साथ मुझे समझ नहीं आता, NFOBC मानव के इक्विवेलेंट की JRF के इक्विवेलेंट की ये स्कॉलरशिप है ओबीसी छात्रों के लिए। NFOBC के साथ इतना, ओबीसी के साथ इतना भेदभाव तो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे अभी लास्ट 2 जनवरी खुद अपने आप को भी ओबीसी बता एग्जैक्टली 2017 में जनवरी 17 को रिजल्ट आया हमारा अभी JRF का, ठीक है। उसमें और जो JRF कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल लोगों के लिए है, उनका रिजल्ट आ गया है, अब उनको स्कॉलरशिप भी मिलने वाली है। लेकिन NFOBC की लिस्ट अभी तक नहीं आई है। और तो और अभी सोचिए कि जून 2024 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आ गए हैं, लेकिन अभी पिछला रिजल्ट NFOBC का नहीं आया है। एक साल से लोगों की, NFOBC की मैं बस बात कर रहा हूँ कि एक साल से उन लोगों को अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिली है। अगर आज रिजल्ट आता है तो हमारा तो जैसे जो लोग जनरल में हैं उनके लिए तो बहुत इजीली है कि आप जाइए और अवेल करा सकते हैं, 3-4 महीने का प्रोसेस है। लेकिन NFOBC को कोई नहीं पूछता, OBC को कोई नहीं पूछता है, NFOBC की स्कॉलरशिप को कोई नहीं पूछता है। और फिर उसके बाद एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जो मानव की स्कॉलरशिप को बंद करने के पीछे जो रीजनिंग दी गई थी कि वो लैप्स कर रही है दूसरी स्कॉलरशिप के, ये जो कि सरासर गलत है। ये चीज़ जैसे
हायर एजुकेशन का स्टाइपेंड होता है 8,000 रुपए सेंट्रल, जो नॉन नेट जिसको कहते हैं, ठीक, वो अगर स्कॉलरशिप आपको मिल रही है तो आपको और स्कॉलरशिप नहीं मिल सकते, या ICSSR की स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है तो आप कोई दूसरी दीगर स्कॉलरशिप नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से जैसे JRF अगर आपको मिल रहा है तो आप ICSSR नहीं ले सकते, मानफ मिल रहा है तो आप ICSSR कोई एक ही स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। तो जो रीजनिंग दी थी HRD मिनिस्ट्री ने उस वक्त कि वो लैप्स करी, वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है, और ऐसा कभी नहीं हुआ, ना कभी होगा। तो जाहिर सी बात है, आपने बहुत डिटेल, बहुत एलैबोरेटेड तरीके से आपने तमाम चीजों को यहाँ पर रखा है, ना सिर्फ जो स्टूडेंट्स, जो छात्रों के मसले हैं उनकी स्कॉलरशिप्स को लेकर, बल्कि जो देश के भी मुद्दे हैं उनको लेकर भी। और यही एक अवेयर सिटीजन जो है उसकी पहचान होती है, एक अवेयर छात्र जो है उसकी पहचान होती है। इसीलिए छात्रों को देश का भविष्य भी कहा जाता है। जिस तरह से अभी तमाम लोगों से मैंने बात की और जिन मुद्दों को उन्होंने सामने रखा है, कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा वक्त ज्यादा मैं बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पर क्यूरियस माइंड जो हैं वो आपको यूनिवर्सिटीज में ही देखने के लिए मिलते हैं, जिनके पास सब्जेक्ट्स की समझ भी होती है और देश के मुद्दों की भी समझ होती है। आपका नाम? जी, मेरा नाम है अयान काजिम और मैं यहाँ का अब ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, और अभी मैं जो है मास्टर्स के लिए वो कर रहा हूँ अब तैयारी, मास कॉम और MSW के लिए मैं यहाँ से जो है कर रहा हूँ अब तैयारी। और अभी जैसा कि आपने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ का वो है फ्यूचर, तो मैं भी ये मानता हूँ कि जो स्टूडेंट हैं वो वाकई ही यहाँ का वो है फ्यूचर, इर्रिस्पेक्टिव के कोई सी भी हो पार्टी, आइदर इफ इट्स BJP और कांग्रेस, उसको हम लोग के लिए काम करना चाहिए। जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, उसके लिए काम करे, चाहे वो कांग्रेस काम करे, BJP काम करे। मैं ये चाहूँगा, मी बीइंग अ स्टूडेंट, मैं ये चाहूँगा कि वो हम लोग के लिए काम करे, हमारे बेनिफिट्स के लिए काम करे, हमें क्या फ़ायदा पहुँच रहा है ये काम करे। जैसा कि अभी आपने कहा कि जो अब वो है यूथ, वो जो है मेन, तो कोई ऐसी पार्टी आए जो हम लोग के लिए काम करे, तो मैं उसी को जो है आगे इन फ्यूचर देखूंगा कि जो हम लोग के लिए काम करे, जो हमें वो जो है बेनिफिट्स पहुंचा रहे, कोई ऐसी पार्टी हो जो हम लोग के लिए काम करे। तो आपने क्या घोषणा पत्र देखे हैं? क्योंकि घोषणा पत्र ये कहीं ना कहीं माना जाता है कि एक तरह से आने वाली जो सरकार होती है उसका आईना भी होता है कि वो क्या करने जा रही है। संकल्प पत्र लेकर आए गए हैं, घोषणा पत्र लाया गया है कांग्रेस की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से और BJP की तरफ से संकल्प पत्र लेकर आए हैं, जिसमें बता रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो क्या करने जा रहे हैं आगे। आपने कभी उस पर कोई गौर किया, उसको देखा है? कुछ आपको लगता है कि कौन सी ऐसी वो आने वाली सरकार है या जो प्रोमिसेस हैं उनमें कुछ दम है? मैम, जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के कुछ प्रोमिसेस जो उनके हैं वायदे, उसमें कहीं ना कहीं है दम। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो है अब कंसर्न है, क्योंकि उन लोगों ने जैसे जो है उनके लिए अब यूथ के लिए और जो उनके लिए अब किसानों के लिए अपनी वो उठाई है आवाज़, तो एंड और दूसरा आई थिंक कि जो इस देश का वो है अब किसान, उसके लिए जो है वो अब सरकार को उठानी चाहिए आवाज़। जैसा कि हम सब ने देखा इस पे MSP पे और इन सब पे जो है अब नरेंद्र मोदी की अब सरकार ने अब किसानों के साथ काफ़ी जो है वो अत्याचार करा। तो आई थिंक कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस उसमें है कि उनको जो है अब कंसर्न है कि जो वो है अब किसान है, जो अब यूथ है, उनके लिए वो लोग जो है अब काम जो है करना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक कि हमें मौका देना चाहिए औरों को भी, क्योंकि हमारे इस कंट्री की खूबसूरती ये है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे में ये एक ये है कि हम जो है दूसरों को भी दे चांस, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस हैं। सो आई थिंक कि हमने जो है अब 10 साल इस पार्टी को दिया चांस, हमें औरों को वो भी वो देना चाहिए चांस। एंड आई थिंक कि जो नई पार्टी आएगी वो कुछ ना कुछ अच्छा ही काम जो है करेगी, तो इस मोटिव से हम कांग्रेस को वोट देने का हम सोच रहे हैं। आप चेंज चाहते हैं? जी, वी डेफिनेटली वांट अ चेंज। अच्छा, एक और बात जो मैं ये आप लोगों से पूछना चाह रही थी कि जब हम AMU की जब हम बात कर रहे होते हैं तो अक्सर ये माना जाता है कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ते होंगे और जो हिंदू स्टूडेंट्स पढ़ते होंगे उनके साथ बहुत भेदभाव होता होगा, उनसे शायद ठीक से बर्ताव भी नहीं होता होगा, आप डोमिनेट करते होंगे जो मुस्लिम स्टूडेंट हैं और बहुत ज़्यादा दया की उनकी स्थिति होगी। अभी कुछ स्टूडेंट थे नॉन मुस्लिम जिनसे मैं बात कर रही थी, शायद वो ऑन कैमरा उस तरह से नहीं बात करना चाह रहे हैं। आप मुझे बताइए कि किस तरह से आप देखते हैं इसको जब इस तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं? अगर अपने नॉन मुस्लिम दोस्तों की ही बात करूं मैं, तो अभी आपके इंटरव्यू देने के लिए मैंने फ़ोन करा था एक दोस्त को और उसके साथ दीगर और भी दोस्त थे, तो वो सिर्फ यहाँ पे इस वजह इंटरव्यू देने नहीं आया कि मैं अपने मुसलमान दोस्तों के साथ या और दोस्तों के साथ बैठा हुआ, हम लोग बैठ के चाय पी रहे। तो यहाँ पे इस तरीके का एक खुशगवार माहौल है कि जैसे पॉलिटिक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है इस देश की। और हम खासतौर से यूथ का ये दुर्भाग्य है कि इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस पे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज पे राजनीति की जा रही है,
जबकि इन सब का इस्तेमाल इकोनॉमी को डेवलपमेंट, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, हम यूथ का इस्तेमाल जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों में लेकिन इन्हीं यूनिवर्सिटीज से फ्यूचर के लीडर्स भी निकलते हैं। फ्यूचर के लीडर्स भी निकलते हैं। तो यही तो कहना चाह रहा हूँ, दुर्भाग्य है कि इन पर राजनीति की जा रही है, जो कि हम लोगों को समझनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि एएमयू में हिंदुओं को दबाया जाता है या कुछ किया जाता है। इवन यहाँ पे तो कैबिनेट मेंबर तक लड़ते हैं आके, और इतनी डेमोक्रेसी है। तो मतलब ये सिर्फ एक गुमराह किया जा रहा है। लोगों को चाहिए कि समझें और अपने मुद्दों पे जो है देखें कि उनके मुद्दों पे कौन खरा उतर, मजहब से ऊपर उठें, मजहब की राजनीति को छोड़ें, अब डेवलपमेंट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, देश की तरक्की की बात करें। हमारा आपका नाम बताइए। उमर अहमद खान। क्या कर रहे हैं आप? मैं +2 बॉयज में हूँ एंड आई एम इन क्लास 12th राइट नाउ। ओके, तो अभी वोट है आपका इस बार? नहीं, नॉट अच्छा, लेकिन क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में? क्या सोच रहे हैं अगर वोट होता तो क्या, कैसे देखते आप इस इलेक्शन को? दिस इज आउट ऑफ माई नॉलेज, बट मैं चाहता हूँ कि जो भी रिजल्ट आए वो हमारे जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के सारे, उनके लिए बेहतरी के लिए ही हो। तो there is a need for change, a major change। और अभी एज अ स्टूडेंट मेरी जो रिक्वायरमेंट्स और नीड है, जो डिमांड है, वो हमारी यूनिवर्सिटी में टॉप क्वालिटी एजुकेशन, और जो इस यूनिवर्सिटी का स्टैंडर्ड रहा है इतने सालों में, नेशनल एंड इंटरनेशनल, वो मेंटेन रहे। ये एज अ स्टूडेंट मेरी नीड है जी। तो ये अभी वोटर नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें कि एक समझ जो है उनकी कि आखिर वो क्या सोचते हैं, आगे क्या उनकी शिक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो ये बता रहे हैं। और महंगी होती शिक्षा भी एक बहुत बड़ा इशू है। जिस तरह से लगातार शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है, मैं जब लोगों से बात कर रही हूं तो कई माता पिता मेरे सामने आते हैं और लगभग वो आंसू उनकी आंखों में भर जाते हैं, ये कहते हुए कि वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन किताबें इतनी महंगी हो गई हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि वो चाहते हुए भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उनको चूज करना पड़ रहा है कि वो घर में राशन लेकर आएं या अपने बच्चों को किताबें दिलवाकर वो उनको स्कूल में भेजें। ये स्थिति अभी फिलहाल आन खड़ी हुई है क्योंकि शिक्षा बहुत महंगी होती जा रही है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद तस्नीम रजा है। मैं यहाँ से अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमटेक कंप्लीट किया। अच्छा, क्या सोच रहे हैं आप इस बार? इस बार जो मैनिफेस्टो कांग्रेस के सामने आया उससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस इस बार कुछ बेहतर करना चाह रही है और युवाओं के लिए, जैसे कि देखिए बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा मसला है और कांग्रेस ने 30 लाख रोजगार, जो कि वैकेंट सीटें हैं हमारे देश में, लेकिन मोदी सरकार 10 साल रहने के बाद ही वो 2 करोड़ के वादे तो उन्होंने फेल कर दिए, लेकिन वो 30 लाख जो ऑफिशियली वैकेंट है वो उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे तो कांग्रेस की ने जो वो 30 लाख का डाटा आपके सामने रख दिया, उन्होंने एंट्रेंस की डेट भी डिसाइड कर दिया और रिजल्ट की भी डेट डिसाइड कर दिया। तो इससे बहुत खुशी की बात है कि कम से कम हमारे देश के 30 लाख लोग उनके फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इंशाल्लाह पास हो जाएंगे और उनको रोजगार मिलेगा। दूसरी चीज़ है महंगाई। अब हम, जैसे आपने अभी शिक्षा के बारे में बात किया कि शिक्षा के ऊपर जो महंगाई इतनी हो गई है, तो इसकी वजह क्या है? देखिए कि अब हम रबर कटर पेंसिल, ये छोटी छोटी चीज़ है, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, फर्स्ट क्लास है, नर्सरी क्लास है, तो रबर कटर पेंसिल की बेसिक नीड्स है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो सरकार की ये होनी चाहिए कि शिक्षा, राइट टू एजुकेशन है, जो कि मनमोहन सिंह जी ने लाए राइट टू एजुकेशन का, जो कि 10th क्लास तक आपको बिल्कुल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये हमारी तो जिम्मेदारी है ही नहीं, या किसी नागरिक की जिम्मेदारी है ही नहीं कि वो अपने पैसे से या अपने जो कमाई है उससे किसी बच्चे को आप देखें कि रबर कटर पेंसिल और ये कर दी। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बुक्स भी वो प्रोवाइड करवाए और जो भी बेसिक नीड्स है वो प्रोवाइड कराए। अब बताइए, अब देखें, अब इसी में आप देखें वो वादे करते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन देते हैं। अब राशन की कीमत क्या है? एक महीने में आप 5 किलो गेहूं दे रहे हैं या चावल दे रहे हैं या जो भी अनाज दे रहे हैं, तो उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 200 रुपये आएंगे, ठीक है। लेकिन क्या हम उस काबिल नहीं, हमारे पास 2 हाथ है 2 पैर हैं, क्या हम इस काबिल नहीं है कि हम 50,000 महीने कमाएं इस देश में? क्या हमारा देश इतना पीछे जा चुका है? और वाकई में पिछले 10 सालों में पीछे तो जा ही चुका है, वो डाटा बताती है। जीडीपी देख लीजिए। और ये जो सरकार है, पिछले मनमोहन सिंह की सरकार जिसे कंपेयर करते हैं, तो उन्होंने एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च किए, लेकिन इन्होंने घटा दी एजुकेशन पे। जबकि आपको एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा खर्च करना इसलिए चाहिए था कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यहाँ डेवलपमेंट का ज़्यादा रिसोर्सेज होने चाहिए, यहाँ पे लोग डेवलप करें, पढ़े लिखे, और शिक्षा पे आपको ध्यान देना चाहिए। अब शिक्षा में क्या किया, स्कॉलरशिप काट लेना। आए दिन इस यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गरीबों की यूनिवर्सिटी है, आए दिन डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे 50,000 रुपये लोगों से ऐंठे जा रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने एक प्रोटेस्ट किया, उसमें 55,000 रुपये रोबोटिक्स वालों से डेवलपमेंट चार्ज के नाम पे लिए जा रहे थे। खैर, उसके लिए एहतजाज हुआ, बातचीत हुई, तो वो 55,000 रुपये रिफंड भी की यूनिवर्सिटी ने। लेकिन हमें एहतजाज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
मतलब आप गलत कर रहे हैं। तो इस चीज के लिए हमें समझने की जरूरत है कि देखिए बेसिक नीड्स हमारा शिक्षा, रोजी रोटी, खाना पानी, ये तो सरकार की जिम्मेदारी, इसके लिए हमें सोचना ही नहीं चाहिए। ये गवर्नमेंट करे, हर चीज पे ध्यान दे, तो ये होना चाहिए कि अब मुझे बताइए, राहुल गांधी, मेरा इस सवाल में शायद मिस कर गई कि राहुल गांधी यहाँ पर आए थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, तो वो यूनिवर्सिटी आए, वहाँ छात्राओं से उन्होंने बात की। क्या सोच है राहुल गांधी को लेकर? क्या आपको लगता है कि कम से कम चलो कोई एक नेता तो सही कि वो 10 साल में वो यहाँ पर आया और हम लोगों की थोड़ी खैर खबर लेने की कोशिश की? देखिए राहुल गांधी जी ने जो न्याय यात्रा किया है, उस यात्रा को आप देखेंगे, मैंने देखा है कि उन्होंने एक एक गरीब तबके के लोगों से गले लगाते हुए दिखेंगे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक फोटो दिखा दीजिए, ठीक है, लेकिन और उन्होंने हर तरह के लोगों से, स्टूडेंट से, दलितों से, आदिवासियों से, किसानों से, हर किसी के पास खुद पर्सनली जा जा करके मिले हैं और उन्होंने उनसे उनकी परेशानियां जानी है। और मुझे लगता है वो जो न्याय यात्रा की है, तो एक्चुअल में राहुल गांधी जी ने इस देश की हालात को समझा है कि कब कहाँ किसे जरूरत है, किस चीजों की। तो और उन्हीं हिसाब से, उसी हिसाब से उनका मैनिफेस्टो शो कर रहा है कि उसी हिसाब से उन्होंने उस पर वर्क भी किया है। तो उस मैनिफेस्टो के हिसाब से राहुल गांधी एक युवा है और युवाओं के अंदर एक एनर्जी होती है, जिस एनर्जी के साथ वो काम कर सकते हैं, ठीक है, वो एक 70 साल 75 साल के इंसान नहीं कर सकता। ये देखिए एकदम लॉजिकल बात है, ये वो नहीं कर सकता। वो तो कहते हैं वो 18-18 घंटे काम करते हैं। हमें तो नहीं दिखता है काम। देश नीचे जा रहा है हर चीज में। आप बताइए, रैंकिंग में देख लीजिए देश कहां से कहां पहुंच गया। मनमोहन सिंह जी ने 1 लाख आई थिंक 200 लाख रुपीस का कर्जा था, अब जो है लाखों करोड़ रुपीस का कर्ज आ गया है। तो अब बताइए उन पैसों का क्या करें। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आप देख लीजिए, हमारी आस्था को क्या ये तकलीफ नहीं होती है? हमारी भी गाय में आस्था है, हाँ, इस देश के नागरिक की आस्था है कि गाय हमारी माँ है, ठीक है। हमारी भी, हम देखिए दूसरे भाइयों की भी इज्जत करते हैं, हिंदू भाइयों की भी हम बहुत इज्जत करते हैं, उनकी माँ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बताइए, आप गाय के नाम पे लोगों को न जाने कितने लोगों को कत्ल कर दिए, सरेआम, खुलेआम। लेकिन वही गाय और भैंस काटने वाली कंपनी आपको 230 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है। ये बहुत समझने की बात है। अगर हमसे कोई चंदा मांगने आए तो हम 5 का 1 नोट या 10 का 1 नोट दे सकते हैं। अगर कोई कंपनी 230 करोड़ रुपए का चंदा दे रही है, जो कि गाय और भैंस की सप्लाई कर रही है, काट रही है, तो आप समझिए उनके कितने खरबों में उनके इनकम होंगे। तो ये एक बहुत मैनिपुलेटिंग पॉलिटिक्स की जा रही है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ में आकर के बयान करते हैं, राजस्थान में आकर के बयान करते हैं, ये बहुत शर्मसार है कि हमारे युवाओं को बहुत तकलीफ हो रही है इस चीज़ से कि उनको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, उनको रोजगार की बात करनी चाहिए, उनको हॉस्पिटल बनाने की बात करनी चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि कोरोना में किस तरीके से लोग मरे हैं, ठीक है, और हमें इस तरीके से, उसके बाद भी हम उस चीज़ से सीख नहीं ले रहे हैं। कोरोना के बाद एटलीस्ट हमें सीख लेना चाहिए था कि हमें यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनाने चाहिए थे, उसकी कैपेसिटी को बढ़ानी चाहिए थी कि हमारे पास पेशेंट अगर इस तरीके की कंडीशन फिर से आ सकती है, एक आपदा जो है फिर से आ सकती है, तो उस आपदा से लड़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या किया? एक भी हॉस्पिटल बनाए नहीं बनाए। बिल्कुल कंप्लीट फेलियर है गवर्नमेंट का हर तरीके से देखा जाए तो, इसलिए वो बौखला गए। और बौखलाहट में जब इंसान के साथ ये होता है कि हम किसी के साथ होता है, हम लोगों ने इस तरीके की चीजें फेस की है, तो जब इंसान बौखलाता है तो वो उल्टी सीधी बातें करता है। तो वो जो बयान है मोदी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो बिल्कुल देखिए घुसपैठिया कहना कि हम देश के नागरिक नहीं है। क्या आप इंडिया गेट इस चीज की गवाही नहीं देता कि 61,000 मुसलमानों के नाम लिखे हुए हैं? सबसे ज्यादा आप समझिए कि आजादी के इसमें सबसे ज्यादा जो नाम है वो मुस्लिम नाम है। मुसलमान के क्या हमारे सर कलम नहीं किए गए? लेकिन हम स्टूडेंट है, हमने इस यूनिवर्सिटी से एक चीज सीखी है कि अपनी कलम में इतनी ताकत लाओ कि कोई आपके सामने फिर जुबान न खोल सके। कि एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि हम गुफ्तार से करते हैं लोगों के दिलों को फतेह, और कलम से सर कलम करने का हुनर रखते हैं। तो हमारे अंदर वो ताकत हमें लानी है। हमने पढ़ लिख करके ये सारी चीज़ें सीखी हैं इस यूनिवर्सिटी से, इसने मोहब्बत हमें सिखाई है कि हम अपने कलम में इंशाल्लाह ताकत लाएंगे, और हमारा जो अधिकार है वोट, हम उस वोट के अधिकार से इनको हम उस प्रधानमंत्री के कुर्सी से उखाड़ कर फेंकेंगे इंशाल्लाह। और मैं एक लास्ट बस सवाल में ले लेती हूँ, फिर मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगी। अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल जमीर खान है, ये स्टूडेंट है। तो आप क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं अभी यहाँ? अभी यहाँ लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट से ही अभी पीएचडी अभी स्टार्ट होगी इस साल। अच्छा। क्योंकि एमयू की 2 साल पीएचडी लेट चल रही है, 2022 की अभी स्टार्ट होगी 2024 में। ये हाल है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। तो क्या सोच रहे हैं आप इस बार इस लोकसभा के इस चुनाव में? क्या मुद्दे हैं? छात्र क्या सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, अपने भविष्य के बारे में? क्योंकि ना सिर्फ आपको देश का भविष्य माना जाता है, बल्कि ये भी माना जाता है कि आप देश का भविष्य तय भी करते हैं।
असल में हम सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन क्या है कि आजकल अभी कुछ सालों में जो यूनिवर्सिटीज में कोर्सेज चल रहे हैं उसको मोस्टली सेल्फ फाइनेंस की तरफ ढकेला जा रहा है। खासकर जो गरीब तबका है, जैसे एमयू में मोस्टली आपको पिछड़ा वर्ग ही पढ़ने के लिए आता है, किसी भी धर्म से हो, कि फीस अफोर्डेबल है, लेकिन मोस्टली कोर्सों को सेल्फ फाइनेंस किया जा रहा है। मतलब एक तरह से रहेगी तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, नाम टैग रहेगा सेंट्रल का, लेकिन पीछे से पूरा प्राइवेट जैसा फीस है। जैसे मान ली BBA कोर्स लॉन्च हुआ है, आपको हर सेमेस्टर में 25,000 रुपए जमा करने हैं, मतलब 2 साल में आपको 1 साल में 50,000 रुपए। तो जो कोर्स आपको पूरे 4 साल में 50,000 रुपए जाते थे, वहां आपको देना पड़ रहा है 1 साल में। तो ये एक तरह से गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लूप होल है कि गवर्नमेंट ने ढकेल दिया, आप प्राइवेट करिए, क्योंकि 61% फंड काट दिया UGC का। तो आप समझ रहे UGC भी कहाँ से फंड देगी? UGC खुद तो गवर्नमेंट है नहीं, गवर्नमेंट ही सपोर्ट करती है। अभी आप देखा होगा आपने, आज से 9-10 साल पहले तक हर साल एजुकेशन का फंड बढ़ाया जाता था, कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो अपनी यहाँ की जो जनता है, हिंदुस्तान के बच्चे हैं, पढ़े, सरकारी स्कूल और किताबें अच्छी इंप्रूव करी जाती थी। अब उस चीज़ को बिल्कुल घटाया जा रहा है कि पढ़ाई की तरफ न जाए, अगर पढ़ जाएगा तो जागरूक हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और आप सवाल पूछेंगे फिर, और सवाल पसंद नहीं है उन्हें। अब एक चीज और देखिए, खासकर कोविड के बाद से, कोविड के टाइम से भी पता नहीं क्या ऐसे किया गया है कि सारी यूनिवर्सिटीज में इतने डर का माहौल बना दिया गया है कि अब कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाता। अब एमयू में देख लीजिए कितने प्रोटेस्ट होते थे, हमेशा एमयू हर चीज में आगे आती थी। CA NRC में एमयू ने शुरुआत करी थी, फिर जामिया ने उसको हैंडल करा, लेकिन अब एमयू में कोई भी कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि इतने खतरनाक केस लगा देती है NSA वगैरह जैसे, UPA वगैरह जैसे। फिर किसी न किसी बहाने से किसी लड़के को उठा ली जाती है, गलत उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। फिर बाद में आप देख सकते हैं कि 20-20 साल बाद मुसलमान छूटते हैं कि ये तो क्या नाम है, बेगुनाह थे, आतंक का टेरर था, ऐसे ही कुछ अब जैसे एमयू में उठाए गए हैं। तो आप देख लीजिएगा बेचारे, जब इनकी एज निकल चुकी होगी, इनके ऊपर भी ऐसे केस लगेंगे, और इन पे तो कुछ भी नहीं। क्या कैंपस में डर का माहौल है इस सब चीज को लेकर? क्या बोलने से पहले सोचते हैं आप? जी, असल में हम डर का माहौल तो नहीं है, वैसे भी हम तो ऐसी कौम है कि जो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। लेकिन क्या है कि एक जो दुनियाई के तौर पे माहौल ऐसे बना दिया गया है कि इंसान अपना फ्यूचर भी देखता है, कि घर बार भी होते हैं, माँ बाप तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा पढ़ने गया होगा। अब एक दिक्कत ये आ गई कि जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, VC के लिए, कोई भी कह लिए, वो मजबूत नहीं है। जब तक वो मजबूत नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से मजबूत होंगे? बच्चे उम्मीद करते हैं कि जब मैं कुछ किसी चीज के लिए आवाज उठाऊंगा तो एडमिनिस्ट्रेशन मेरा बचाव करेगी। लगता है सरकार ने भी अपने पपेट्स जो हैं वो बिठाए हुए हैं तमाम यूनिवर्सिटीज में। बहुत ज्यादा। अभी ये जो VC भी बनकर आई हैं, ये है तो जहनी मजबूत औरत, क्योंकि VC वहाँ प्रिंसिपल रह चुकी है वुमेन्स कॉलेज की। लेकिन ये कि VC बनने में कितना डिले हुआ, कभी हाई कोर्ट में केस जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, और कोई RSS के राउंड मार रहा है, कोई दफ्तर राउंड मार रहा है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि BJP एज अ गवर्नमेंट है ही नहीं, बैक से हर चीज RSS ही कर रही है। आप खुद देखिए, कोई कभी मूर्ति देने जा रहा है, कभी कुछ देना। मूर्ति अच्छी बात है, आप अपने हिसाब से दीजिए एक भाईचारे के नाते, लेकिन इसलिए दिया जा रहा है कि क्या नाम है, मेरा पक्ष मजबूत हो, ये सब चीजें। तो इन सब के बीच स्टूडेंट पिस रहा है, जो अपना फ्यूचर है, जो यहाँ का टीचर का पूरा संगठन है, उनके बीच स्टूडेंट पिसता है। यहाँ पे सबसे बुरा हाल है इस चीज का। तो बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर एक डिस्कशन हम कह सकते हैं। इसको मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई मैंने उस तरह का प्रोग्राम किया है, क्योंकि यहाँ पर सवाल जवाब तो हुए हैं, लेकिन उसका फॉर्मेट में कह सकती हूँ एक डिस्कशन का ज्यादा था, क्योंकि छात्रों के साथ आप किसी भी मुद्दे पर एक अच्छा डिस्कशन आप कर सकते हैं, एक विचारों का आदान प्रदान आप उनके साथ कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी से बेहतर जगह कोई और नहीं हो सकती। तो आज AMU में हम मौजूद थे और यहाँ पर तमाम छात्रों से हमने जाना कि लोकसभा के इस 2024 के चुनाव में वो आखिर क्या सोच रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं, और मौजूदा सरकार के बारे में भी उनकी क्या राय है। अभी अलीगढ़ में हम और जगहों पर जाएंगे, लोगों से हम जानेंगे, शहर में जाएंगे, लोगों के बीचों बीच, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोकसभा के 2024 के इस चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, और देश के कोने कोने में जाकर हम लोगों का मिजाज जान रहे हैं।